हेलो एवरीवन। मेरा नाम दीपक कुमार है और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच आया हूँ बीपीएससी शिक्षक परीक्षा तैयारी ग्रुप में 4 जून को पूछे गए प्रश्नों को इकट्ठा कर एवं कम समय में उनका रिवीजन कराने के लिए। साथ ही साथ जहाँ ज़रूरत होगा मैं भरपूर प्रयास करूँगा क्वेश्चन का व्याख्या करने के लिए और उसको हल करने के लिए। तो ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी सिलेक्टिव्स और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका सही आंसर है, न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया। क्योंकि दूसरा जो ऑप्शन है, गत सोमवार वह लंदन जाएगा, तो यहाँ पे गत मतलब होता है बीता हुआ, तो बीता हुआ सोमवार वह लंदन जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बीता हुआ है तो गया रहता। पराधीनता की बेड़ियां गले में पड़ी हैं और रेडियो की उत्पत्ति किसने की, ये सब गलत है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर पर किस भाषा का प्रभाव है? इसका सही आंसर है ब्रज। मुहावरे के 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न है, मुंह से लाल उगलना। इसका सही आंसर है मूल्यवान बात कहना। कृपण का सही विलोम है, तो कृपण मतलब होता है कंजूस, तो इसका उल्टा हो जाएगा सही विलोम दानी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर प्राप्त हुआ? सही आंसर उर्वशी पर। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? सही आंसर है भक्ति काल। सेवा सदन किसका उपन्यास है? सही आंसर है प्रेमचंद। साकेत किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? सही आंसर इसका है महादेवी वर्मा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? सही आंसर है बैद्यनाथ मिश्र। भूले बिसरे चित्र, ये लिखा हुआ है आपका भगवती चरण वर्मा का। आचार्यों ने सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना है? आंसर है श्रृंगार रस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये है श्रृंगार रस। किम कर्तव्य विमु शब्द का सही अर्थ है जिसे यह न सूझे कि अब क्या करना है। अनल अनिल युग्म का सही अर्थ है, अनल मतलब होता है हवा, अनल मतलब होता है आग, सॉरी, और अनिल का मतलब होता है हवा, तो अग्नि और हवा इसका सही आंसर हो जाएगा। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में कौन सा विशेषण है? तो 4 किलो यानी कि डेफिनेट है कि 4 ही किलो लाया है, तो ये निश्चित हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है? तो इसका आंसर है बाहर कोई खड़ा है।
क्योंकि अनिश्चय है, अनिश्चित है, बाहर कौन है नहीं है पता है ही नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है? फिर से रिपीट कर गया। दुराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा दुह धन आशा। यह एक विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, दुह धन आशा यानी दुराशा। किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? इसका आंसर आप लोगों के द्वारा बताया गया है। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आज्ञा इसी वाक्य में है, उस माँ का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। तो करो, यहाँ पे जो करो है ये ऑर्डर दिया जा रहा है इसके द्वारा, इसलिए यह आज्ञावाचक शब्द हो गया, आज्ञावाचक वाक्य हो गया। कौन सा क्रम सही नहीं है? होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो ये आपका लोकोक्ति है। बाकी अक्ल के घोड़े दौड़ाना ये मुहावरा है। हथेली पर सरसों नहीं उगती लोकोक्ति है। विष पर विश्वास न दे लोकोक्ति है। लोकोक्ति और मुहावरा में एक सिंपल सा अंतर होता है कि जिसमें ना आ जाए लास्ट में वो मुहावरा होता है। तो यहाँ पे ना है, ये मुहावरा हो गया दौड़ाना। और मुहावरा के अंतिम में ना होता है जनरली, हमेशा नहीं हो सकता है, लेकिन जनरली आप देखेंगे कि मुहावरा के अंत में ना रहेगा और ये एक अधूरा वाक्य होता है। बाकी जो लोकोक्ति है वो एक पूर्ण वाक्य होता है, थोड़ा सा मुहावरा की अपेक्षा बड़ा होता है। तो ये होनहार विद्वान के होत चिकने पात ये मुहावरा नहीं है बल्कि लोकोक्ति है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ये गलत लगाया हुआ है। नील रत्न में कौन सा समास है? नील रत्न, ये इसका सही आंसर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसका जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है। नील, नीला विशेषता बता रहा है ना, रत्न का विशेषता, रत्न कैसा है तो ये नीला है, नीला विशेषता हुआ, इसलिए कर्मधारय समास हुआ। इसमें स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो ये आपका स्थापना स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी स्वदेश, अध्याय, अपराध ये सभी पुल्लिंग हैं। अगला प्रश्न है, फिर से रिपीट हो गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये सही शुश्रूषा लिखा हुआ है डी ऑप्शन में, शुश्रूषा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ पे है ऑप्शन सी, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। अनायास में कौन सा समास है? सही आंसर है अव्ययीभाव समास। आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ है जानबूझकर जोखिम मोल लेना। तो इसमें शायद कट गया है, इसका सही ऑप्शन सी होगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? तो ये इसका आंसर होगा सही माली और मालिनी, ये गलत है। बाकी नर नारी गुंगा गुंगी और बालक बालिका ये सही है। प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प और फ का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कवर्ग है, कवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। चवर्ग चच यहाँ ये तालु है, और टठ अड़ ये मूर्धा, तथा न ये दंत, इसलिए इसको दंती द से दंत हो गया। ओष्ठ पहुमा ये ओष्ठ हो गया, और बाकी जो यरल ये सब है अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब चीज़ आप लोग देख लिए होंगे। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है? इसका सही आंसर है वह खंभा गिर जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना कौन सा संज्ञा है? तो ये इसमें सेना जो है समुदायवाचक यानी कॉमन नाउन होता है। नवरत्न में कौन सा समास है? सही आंसर है द्विगु समास। संख्या नाम द्विगु, यहाँ पे इसका जो पहला अक्षर है, पहला पद वो 9 यानी संख्या वाला है, इसलिए ये द्विगु समास में आ गया। और भी इसका एग्जाम्पल पंचतत्व, पंचानन, ये सब जिसके पूर्व पद संख्या वाला हो, सब आपका द्विगु समास में होगा। चलते हैं आगे। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो रिलेशंस हैं उसको सुधारने का उद्देश्य था इसका, बटलर कमेटी का, जो कि 1927 में आया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो सही आंसर है रचनात्मक कार्यक्रम को। अगला प्रश्न है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? सही आंसर है मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो सही आंसर है 26 जनवरी 1930 को। और 26 जनवरी 1930 को आखिर 26 जनवरी 1930 को 1929 को ही कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने एक पूर्ण स्वराज का शपथ लिया था, और जिसमें ब्रिटिश राज को 1 साल में सत्ता छोड़ने की चेतावनी दी गई थी। और ठीक उसके एक साल बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का दिवस मनाया गया, और फिर उसी दिन यानी 26 जनवरी को ही 1950 में हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया? इससे हम प्रश्न रिपीट कर गया। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ है, एक 1912 में और दूसरा 1922 में। 1912 में ये 28वां अधिवेशन था, जो कि बांकीपुर में हुआ था। ये सब चीज़ बहुत पूछता है एग्जाम में, इसलिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो 1912 ईस्वी में 28वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, जो पटना के पास है। और दूसरा बिहार में जो अधिवेशन हुआ था वो 1922 में हुआ था। दूसरा 1922 में हुआ था, जो कि 38वां था। 38वां अधिवेशन, ठीक 10 साल बाद। और ये गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे CR दास। CR दास। और 1912 में जो हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था, वो 28वां अधिवेशन था। और उसके अध्यक्ष थे RN माधोलकर। RN माधोलकर। RN माधोलकर। चलिए अगला प्रश्न है, 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। निम्नलिखित में किसका आंदोलन होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो ये आंसर होगा TS ऑलकॉट। थोड़ा सा होम रूल लीग स्थापना, होम रूल लीग जो मूवमेंट था उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सहायक संस्था थी, होम रूल लीग। और इसका स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में स्वशासन के लिए हुआ था। और साथ ही साथ एनी बेसेंट नामक आयरिश महिला भी इसमें जो है सहयोग कर रही थी। तो इस तरह से ये होम रूल लीग आंदोलन जो था वो 2 प्रकार का था, एक पुणे होम रूल लीग और एक मद्रास होम रूल लीग। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक किए थे और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट किए थे। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और मद्रास होम रूल के संस्थापक रहे हैं एनी बेसेंट। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सही आंसर है नवाब सलीमुल्लाह खान। RN मल्होत्रा कमेटी से संबंधित है, तो RN मल्होत्रा बीमा क्षेत्र से संबंधित है। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो सही आंसर है कपड़ा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल। माउंट एटना क्या है? माउंट एटना है आपका एक ज्वालामुखी। कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो द्वीप।
मोना लोआ उदाहरण है, ये उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। तकला-मकान मरुस्थल है चीन में। एस्किमो निवासी हैं, एस्किमो हैं ये कनाडा और मंगोलिया में कन्फ्यूजन है। इसका आंसर दिया गया है कनाडा। कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस। कौवा पतन के नाम से सेंटोस को जाना जाता है। इसको ये ग्रीनलैंड का छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कार्डेमम पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? आंसर है हरियाणा। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? आंसर है चिकनी मिट्टी। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण है तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है रंगीन टीवी। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है मैग्नीशियम। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु। धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1981। वन महोत्सव दिवस हमारे देश में 1 जुलाई को मनाया जाता है। और यहाँ पे जो प्रश्न है इसका वर्गमूल निकालना है, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3, तो 19 माइनस 3 करेंगे तो हो गया 16। 16 का अगेन वर्गमूल 4 होगा, 16 का वर्गमूल 4, तो 260 माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 256, जिसका वर्गमूल होता है 16। तो 16 प्लस 228, 16 प्लस 128, 16 प्लस 128, ये हो गया 144, जिसका वर्गमूल होगा 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है 40%, 20% एवं 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक बट्टा है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 100 मानकर चलेंगे। तो 100, अगर इसमें से 40% घटाया जाए तो 100 का 40% 40 ही होता है, तो ये 60 बचेगा। अगेन 60 में से हमें घटाना है 20%। 60 के 40% के बाद 20% है, तो हम 60 में से 20% घटाएंगे, तो ये 60 माइनस 20%। तो 20% क्या होता है? तो 60 का 20% यानी 6 दूना 12, यानी हो जाएगा 12। तो 60 में से 12 घटेगा, इसका मतलब तो 12 यानी कि ये हो गया 48। इसके बाद 48 में से हमें घटाना कितना है? 10% ना,
10% है आपकी, तो 10% का मतलब हुआ 48 में से 4.8 घटेगा। 48 में 4.8 घटाएंगे तो बचेगा 43.2। तो ये टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, तो 100 माइनस 43.2 करेंगे, 100 माइनस 43.2 जो कि कितना के इक्वल आएगा, तो ये आएगा 56.8। तो यही हमारा समतुल्य बट्टा हो गया, यानी आंसर सी इज द राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, जबकि 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। इसको इस प्रकार से हल करेंगे। एक रेलगाड़ी है, एक खंभे को पार करती है कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। तो हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई L है। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर L मीटर, लंबाई L मीटर हो गया। खंभे को पार कर रही है 15 सेकंड में, तो इसका चाल हो गया दूरी बटा समय, तो L दूरी को L ही मानेंगे, इसका लंबाई और समय हो गया 15 सेकंड। अगेन जब 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को जब पार करेगी तो यहाँ पे डिस्टेंस का काम करेगा। अगेन चाल बराबर दूरी बटा समय हम करेंगे, तो अवर बार में 100 मीटर का प्लेटफार्म पार करें तो 100 मीटर का प्लेटफार्म और रेल की लंबाई दोनों दूरी का काम करेगा, डिस्टेंस का, और बाकी अभी टाइम हो गया 25 सेकेंड। ये दोनों को इक्वल कर लेंगे, L बटा 15 और 100 प्लस L बटा 25, और इसको हल करेंगे, यानी कि 100 प्लस L बटा में 25 ये इक्वल हो जाएगा L बटा 15 का। हल करेंगे, यहाँ से L का मान आ जाएगा आपका 150। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा 150। प्रश्न आकृति है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो बाहर जो ये त्रिभुज है, चतुर्भुज, फिर पंचभुज हो गया, यानी एकक भुजा बढ़ते जा रहा है, तो अब में षष्ठभुज आएगा। तो षष्ठभुज वाला ऑप्शन तो एक ही है यहाँ पे, ये ए। और दूसरा चीज़ है इसमें कि यहाँ पे 4 लाइन है, बीच में 3 लाइन है और इसमें 2 लाइन, तो अवर बार एक अंदर में 1 लाइन आएगा और षष्ठभुज रहेगा। तो ये ऑप्शन 1 में दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पिता है क्यू का जो आर का भाई है, एच एम की पुत्री है जो पी की पत्नी है, पी और एच से क्या संबंध है। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पी पिता है क्यू का, तो पी के नीचे हम क्यू लिखेंगे, चूँकि पिता है इसलिए इसको पॉजिटिव साइन देते हैं। पी पिता है क्यू का जो आर का भाई है, ये क्यू जो है आर का भाई है। एच पुत्री है एम की जो पी की पत्नी है। पी की पत्नी कौन है, एम। इसको डबल लाइन से लिखा है तो पति पत्नी, और एच पुत्री है एम की। तो अब पूछ रहा है कि पी का एच से क्या संबंध है। तो एच से, एच की मम्मी हो गई एम और इसके पिता हो गए
पी, तो आंसर क्या बनेगा? पिता। आंसर इसका बना पिता। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। बेमेल का चयन कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा रेजिन। प्याला कॉफ़ी, तो प्याले में जिस तरह से कॉफ़ी पीते हैं उस तरह से कटोरी में हम लोग सूप पीते हैं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आंसर डी। वैसे तो कटोरी में दूध भी पी लेते हैं, लेकिन सही आंसर होगा सूप, क्योंकि दूध को जनरली गिलास से पिया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पास सदा होता है, तो मनुष्य के पास सदा तो हृदय ही होता है। बाकी किसी किसी मनुष्य के पास हाथ नहीं होता है, किसी के पास पैर नहीं होता है, किसी के पास आंखें नहीं होता है, लेकिन हृदय सभी के पास होता है। बिना हृदय का कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। ए इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसमें 4, 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। 4, 5, 10 का एलसीएम आपका 20 आएगा। अब इसके रूट जो हैं उसको 20 बनाने के लिए हम अंदर में पावर चढ़ाएंगे, तो इसको 20 करने के लिए गुना 5 यहाँ पे, गुना 5 गुना 5 यहाँ करना पड़ेगा और इसके पावर में 5 करना पड़ेगा। यहाँ गुना 4 करना पड़ेगा और तो इसका भी पावर भी 4 देंगे। यहाँ गुना 2 करेंगे 10 दूना 20, तो इसका पावर भी 2 देंगे। और एक में इसमें 20 देंगे तो एक के पावर भी 20 देंगे। और सबको हल जब हम करेंगे तो देखेंगे एक के पावर 20 तो 20 ही रहेगा, ये 144 हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 81 या 3 24 243 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 256। तो ये सबसे बड़ा आपका 4 और ये बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। बी। अगला प्रश्न है, जमाल का जन्मदिन 29 फरवरी 1988 को हुआ, तो 29 फरवरी 2004 को उसने कितने जन्मदिन मनाए? तो हमें पता है कि 29 फरवरी सिर्फ लीप ईयर में ही आता है और ये हर 4 साल पे आता है। तो 29 फरवरी 1988 के बाद अगला जो आएगा वो 4 साल बाद, यानी 1988 और 4 92 में आएगा। फिर अगला होगा इसका जन्मदिन 96 को, फिर अगला 96 4 2000 को होगा और उसके बाद फिर 2004 को होगा, 2000 को, फिर 2004 को। तो इस तरह से ये 4 बार मना चुका होगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं।